Hello students, today we are going to complete lesson 6 of history, weavers, iron smelters and factory owners. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंडियन टेक्सटाइल के बारे में कि कितना वर्ल्ड फेमस था और कॉटन टेक्सटाइल या सिल्क टेक्सटाइल की डिफरेंट वैरायटीज़ के बारे में हमने रीड किया था। स्पिनिंग जेनी के बारे में कि किस तरह से इन्वेंशन हुआ था और वीवर्स कौन थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ वीवर्स की क्या थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल था या वीवर्स जो था उनकी कितनी कंडीशन थी कि किस तरह की थी कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। फैक्ट्री ओनर्स फैक्ट्री में या कहीं और प्लांटेशन में वो काम करने लगे थे और कुछ फिर इंडिया में छोटी सी कुछ जो कॉटन जो मिल थी वो स्टार्ट हुई थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है कॉटन मिल्स कम अप, ये हम रीड करेंगे। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एज ए स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854। ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे बॉम्बे के बाद और भी अलग अलग कंट्री स्टेट में या सिटीज़ में जो थी कॉटन मिल स्टार्ट हुई थी। अब बॉम्बे जो था इम्पोर्टेंट पोर्ट था एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल फ्रॉम इंग्लैंड, कि इंडिया से वो इंग्लैंड में रॉ मटेरियल यानी कॉटन को एक्सपोर्ट करता था। और इससे क्या है कि उनका जो जहाँ पर यानी महाराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ पर ब्लैक सॉइल है वेस्टर्न इंडिया में, और जहाँ कॉटन बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है कॉटन का, तो इससे क्या है कि कॉटन टेक्सटाइल जो मिल थी वे अब आसानी से उनसे रॉ मटेरियल उन्हें मिलने लगा था। फिर उसके बाद है 1900 में बहुत सारे 84 जो मिल थी स्टार्टिंग हो चुकी थी और अलग अलग पार्ट में भी, जैसे कि पारसी हैं या गुजराती जो हैं बिजनेसमैन, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया इन कॉटन मिल को स्टार्ट करके। अब अलग अलग कंट्रीज़ सिटीज़ में भी ये कॉटन मिल स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले अहमदाबाद में 1861 में कॉटन मिल स्टार्ट हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे कानपुर में है, यूनाइटेड प्रोविंसेस में है, अलग अलग एरिया में बहुत सारी कॉटन मिल स्टार्ट हुई और कुछ लोगों को रोज़गार भी मिला, जिसमें कि बहुत सारे ये पीजेंट थे, आर्टिशन थे, एग्रीकल्चर लेबरर जो थे वो शहरों से गांव से शहरों की तरफ बढ़ने लगे थे। तो स्टार्टिंग में हम कहेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल जो मिल इंडिया की जो थी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। और वो प्रॉब्लम क्या थी, किस तरह की थी कि वो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो थी वो इंग्लैंड के उन चीप टेक्सटाइल से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे और बहुत सारे कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट ने उन पर ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ लगा दिया था इंपोर्ट्स पर। अगर हम इंडिया से दूसरे कंट्री में अगर सामान भेजेंगे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेंगे तो उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ये भी उनके सामने कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उसके बाद ये भी था कि बहुत सारे इससे जो एक कंपटीशन की जो फीलिंग थी वो कम हुई थी और इससे उन कंट्री में यानी जहाँ पर जिन कंट्री ने हैवी ड्यूटीज़ लगाया है वो अपने इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते थे, यानी छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ बनी थी उनको प्रोटेक्ट कर सकते थे। किससे? ताकि दूसरे कंट्री के एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाकर, ठीक है। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और वो इस तरह का कोई भी प्रोटेक्शन इंडियन इंडस्ट्रीज़ को नहीं दे पा रही थी या नहीं देना चाहती थी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम इंडियन टेक्सटाइल को फेस करनी पड़ी थी। लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो इंक्रीज़ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन का जो वो एक्सपोर्ट जो इंडिया में कर रहा था टेक्सटाइल वो कम हो गया, क्योंकि उन्हें मिलिट्री के लिए भी ज़रूरत थी और वो उसी युद्ध में ही शामिल हो गया। वहाँ पर ज़्यादा उनको चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। तो अब वो इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल है जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कम हो गया। अब वो इंडिया से खुद इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो इन्वॉल्व हो चुका था ब्रिटेन और उसके लिए उन्हें फैक्ट्री के कॉटन टेक्सटाइल जो इंडिया में एक्सपोर्ट करता था उसकी बजाय अब इंडिया से ही वो इंपोर्ट करने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। अब यहाँ पर हम रीड करेंगे कि इंडिया के जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे हुई। अब इसमें हम स्टोरी थोड़ी सी रीड करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में।
जो हमने लास्ट के जो लेसन थे उनमें भी रीड किया था कि मैसूर का जो रूलर था हैदर अली का सन था, और 1799 में युद्ध में उसकी डेथ हो गई थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनके 4 जो वॉर थी वो हुई थी, और लीजेंडरी स्वॉर्ड यानी युद्ध करते हुए ही उसकी मृत्यु हुई थी। यानी अब उसकी जो स्वॉर्ड है वो किस तरह की थी, एक वुड स्टील जो है उसकी थी, और बहुत फाइन क्वालिटी का वो स्टील होता था, जिसमें आयरन या कार्बन की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। और ये भी कहा गया है कि इसकी टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी उसके एजिज इतने शार्प होते थे कि अपोनेंट्स के जो आर्मर है, यानी जो विद्रोही सेना के जो ये अस्त्र शस्त्र होते थे उनको भी वो काट देती थी, इतनी फाइन क्वालिटी की और बहुत शार्प एजिज होते थे उनके। और इसको वुड स्टील का नाम दिया गया है, जिसमें कि कार्बन जो है, बहुत कार्बन के जो क्रिस्टल थे वो आयरन में ही मिक्स होते थे, बहुत अच्छे फाइन क्वालिटी के। अब ये कह रहे कि फ्रांसिस बुकनान जो था उसने टूर किया मैसूर का 1800 में, यानी टीपू सुल्तान की डेथ के बाद वो मैसूर में गया और वहाँ पर उसने टूर किया। तो वहाँ उसने देखा कि ये किस तरह की जो वुड जो स्टील है वो किस तरह से बनी है, और उनके जो स्मेल्टिंग फर्नेंसेस थे, यानी उसमें जो भट्टियाँ होती थी जिसमें वो स्मेल्ट किया जाता था आयरन को, वो किस तरह से बनाया जाता था, उसके बारे में पूरी स्टडी की है कि किस तरह से वो तैयार किया जाता था। और उनमें ये भी बताया है कि टेम्परेचर को, यानी फर्नेंसेस में जो आयरन होता था उसमें चारकोल मिक्स करके छोटे छोटे मिट्टी के जो पोट होते थे उसमें उनको डाल देते थे, और टेम्परेचर को कभी ज़्यादा कभी कम करके उनकी जो स्टील की एक शीट सी वो तैयार कर लेते थे, और जिसमें कि स्वॉर्ड यानी जो तलवारें थी वो बनाई जाती थी। और उसमें बहुत वेस्टर्न या सेंट्रल एशिया में भी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और वुड जो स्टील है उसका भी नाम, ये इंग्लिश नेम है, और उसमें अलग अलग इसके नाम दिखाए गए हैं, जैसे कि कन्नड़ा में हुक्कू उक्कू कहा गया है, तेलुगु में हुक्कू, तमिल और मलयालम में उरुक्कू यानी स्टील। ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या होगा कि जिसमें कि वुड जो स्टील है उसका अलग अलग जो स्टेट थे उनमें इनका अलग अलग भाषाओं में उनका क्या नाम था। ठीक है। अब उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि इंडियन वुड स्टील से यूरोपियन जो साइंटिस्ट थे माइकल फ्रेडरे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और उन्होंने उसके बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया में 4 साल उन्होंने स्टडी किया कि इंडियन वुड किस तरह की तैयार होती है, क्या उसमें प्रोसेस है, क्या उसका तरीका है। तो उन्होंने पूरे 4 ईयर्स इसको स्टडी किया, और उसके बाद ये भी बताया कि उनकी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी इसी तरह की, यानी वुड जो स्टील बनाया जा रहा था वो अब इंडिया में 19वीं सेंचुरी में ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो थी वो अपना आयरन और स्टील जो है वो इंपोर्ट करने लगे थे, इंडिया करने लगा था ब्रिटिश से, और इसीलिए इसकी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के जो काम थे लोगों के वो ख़त्म हो चुके थे। यानी अब ब्रिटेन से पहले हमने क्या किया, इंडियन टेक्सटाइल आता था कॉटन का, ठीक है। उसके बाद अब आयरन और जो स्टील जो प्रोडक्शन है वो भी हम उस पर डिपेंड हो चुके हैं ब्रिटेन पर, यानी अब वहाँ से ही वो ज़्यादा आयरन और स्टील का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका अबैंडन्ड फर्नेंसेस इन विलेजेस, यानी अब उसमें क्या था कि किस तरह से वो वुड जो स्टील बनाई जाती थी उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक उसमें यूज़ की जाती थी, रिफाइनिंग और जो आयरन है वो यूज़ किया जाता था। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आयरन स्मेल्टिंग का जो काम था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया इंडिया में। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि अब वो लोकल जो एरिया के जो लोग थे कि वो स्मेल्टिंग का काम करते थे, या एरिया में जो आयरन और यानी कच्ची मात्रा में जो लोहा उन्हें मिलता था अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और अब वो खुद ही मतलब कुछ ही ऐसे डेली यूज़ की जो चीज़ें थी वो उन्हीं से ही बनाते थे। अब वो उनकी फर्नेंसेस जो थी मिट्टी की हैं या सूखी जो ईंट होती थी उससे वो बनाते थे। अब स्मेल्टिंग का काम जो है वो ज़्यादातर वुमेन करती थी। बेलोज़, यानी बेलोज़ क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें वो पंपिंग करते हैं, हवा भरते हैं, यानी जब उसको प्रेस किया जाएगा तो उससे हवा निकलेगी और उसी हवा से वो भट्टियाँ जो होती हैं, फर्नेंसेस होती हैं, उसमें वो आग जलती थी, चारकोल उसमें डाला जाता था।
उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसी में ही फर्नेंसीज के बारे में कि 19th सेंचुरी में जो क्राफ्ट का यानी आयरन स्मेल्टिंग का जो काम था वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ। रीज़न क्या था कि फर्नेंसीज जो थी वो डिसयूज़ होने लगी, आयरन जो था वो कम प्रोड्यूस होने लगा। ठीक है, अब इन फर्नेंसीज की जो डिमांड थी या उनकी जो ज़रूरत थी वो कम हो गई। इसका रीज़न क्या था? बहुत सारे रीज़न थे, जिसमें सबसे पहले था कि फॉरेस्ट लॉज जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्टेड एरिया में जो रिजर्व फॉरेस्ट का जो रूल रेगुलेशन थे वो बना दिए थे, जो हमने लेसन 4 में रीड किया था ट्राइबल्स डीकर्स के बारे में, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्टेड एरिया था उसको कंट्रोल कर लिया था और वहाँ कुछ ऐसे रूल बना दिए थे कि विदाउट परमिशन दे कान एंटर, उसमें एंटर नहीं कर सकते थे। तो अब वो उसमें क्या था कि जो आयरन स्मेल्टर जो थे वो चारकोल के लिए उन्हें लकड़ी चाहिए थी। अब वो पहले क्या होता था कि फ्रीली वो फॉरेस्टेड एरिया में जाते थे और जो उनको वुड जो चाहिए थी फर्नेंसीज के लिए, भट्टियों के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी, वो कलेक्ट कर लेते थे। लेकिन जैसे ही रूल रेगुलेशन बने कि फॉरेस्टेड एरिया या रिजर्व्ड एरिया बना दिया, तो वो उन्हें वहाँ से जाने में प्रॉब्लम आई, एंटर नहीं करने देते थे और इससे वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे वुड। ठीक है, लेकिन कई बार वो चोरी छिपे इस तरह से वो कर भी लेते थे, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला कि इस तरह से वो चोरी छिपे लकड़ियाँ लेकर आए फर्नेंसीज के लिए करें या आयरन या स्मेल्टिंग का जो काम है वो करें। लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट भी दे दी थी फॉरेस्टेड एरिया में और कुछ स्मेल्टर्स को पे भी करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था फर्नेंसीज के लिए, तो इससे उनका जो इनकम जो थी वो कम हो चुकी थी। और 19th सेंचुरी में आयरन और जो स्टील जो था ब्रिटेन से इंपोर्ट होने लगा था। ठीक है, अब आयरन स्मिथ जो थे इंडिया के, वो इम्पोर्टेड जो आयरन था उन्हीं से ही यूटेंसिल है या इम्प्लीमेंट्स है वो बनाने लगे थे। यानी अब वो अपने खुद के आयरन और स्मेल्टिंग का जो काम था वो ख़त्म हो चुका था और इम्पोर्टेड जो आयरन था उसी को ही वो यूज़ करके इस तरह के इंस्ट्रूमेंट या इम्प्लीमेंट्स बनाने लगे थे। नेक्स्ट टॉपिक है फिर आपका आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, कि अभी तक हम रीड कर रहे थे कि वो खुद का ही जो छोटा मोटा जो काम होता था, डेली यूज़ की जो चीज़ें होती थी वो खुद आयरन और से वो बना लेते थे आयरन स्मेल्टर। अब वो ब्रिटेन पर भी डिपेंड हो चुके हैं। अब इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ कैसे सेटअप हुई वो हम इसके बारे में रीड करेंगे। 1904 में चार्ल्स वेल्ट जो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे और दोराब जी टाटा जो जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे थे, वो ट्रैवलिंग कर रहे थे कि आयरन और कहाँ पर मिलेगा उन्हें। छत्तीसगढ़ में बहुत एरिया में वो घूमे और कई महीनों तक वो घूमते रहे, बहुत पैसा भी खर्च किया उन्होंने कि वो भी चाहते थे कि एक आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ इंडिया में स्टील प्लांट लगाया जाए। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च करके इस तरह से सर्चिंग करके उन्होंने बहुत घूमे भी कि वो इस तरह से कि इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, फिर वो क्या था कि कुछ दिनों तक फिर वो और भी घूमते रहे, फॉरेस्टेड एरिया में घूमे, जहाँ पर उन्हें एक गांव में कुछ लोगों का ग्रुप मिला जो बास्केट में आयरन और लेकर जा रहे थे। दीज वर द अगरियास, वो अगरियास जो कम्युनिटी थी वो लोग थे। अब वो लोग उनसे बात की गई, तब उन्होंने बताया कि एक पहाड़ी एरिया है जहाँ पर उन्हें ये इस तरह के आयरन और जो हैं वो मिलते हैं और वहाँ पर एक्सप्लोर किया जियोलॉजिस्ट ने, तो वहाँ पर उन्हें मिला कि एक राजरा हिल है जहाँ पर फाइनेस्ट जो ओर्स हैं यानी आयरन ओर उन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी का जो वर्ल्ड फेमस था उनमें से एक जो था वो वहाँ पर उन्हें मिला। पर वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वो एक ड्राई एरिया था, पानी की वहाँ पर जो ज़रूरत थी वो नहीं थी और इस तरह से वो वहाँ पर फैक्ट्री लगाने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करते रहे और कुछ अगरियाज जो थे समुदाय उन्होंने और भी डिस्कवर किया किस और चीज़ जो थे आयरन ओर के और भी डिस्कवर किए और नई जगह उन्होंने बताई जहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया। ठीक है, अब कुछ एरिया में जैसे यहाँ पर सुवर्ण रेखा जो एरिया था वहाँ उस रिवर पर सुवर्ण रेखा रिवर पर एक फैक्ट्री सेट की गई जमशेदपुर में।
उसका नाम रखा गया, जहाँ उन्हें वाटर के सोर्सेज जो भी थे वो इजीली उन्हें मिले। और इस प्रकार टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी टिस्को, वो स्टार्ट हुई इन और स्टील प्रोड्यूस करने लगी 1912 में। ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए बनेगा कि टिस्को जो थी यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्टार्ट हुई, 1912 में। अब टिस्को को एक और अवसर भी मिला कि 19th सेंचुरी में वो इंपोर्ट भी करने लगे थे ब्रिटेन में भी। एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंडिया, उसमें भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल बनने लगा था मार्केट का ब्रिटेन में। अब वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन जो था एक्सपर्ट था, इंडियन रेलवेज जो थी वो नहीं, उनको ये लग रहा था कि अच्छी क्वालिटी का इंडिया में नहीं हो सकता है आयरन, क्योंकि अब वो चाह रहे थे कि वहाँ ब्रिटेन से ही वो इंडियन जो रेलवे के लिए जो है स्टील या आयरन है वो प्रोड्यूस किया जाए, वहीं से ही उनको मंगवाया जाए। अब टिस्को जो है, एक सिचुएशन चेंज हुई टिस्को के लिए। कैसी? 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें क्या है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत एक अच्छा अवसर मिला उन्हें। कैसे अवसर मिला कि ब्रिटेन अब जो है वो वॉर की जो यानी युद्ध में वो उसमें इन्वॉल्व हो चुका था। अब वॉर से रिलेटेड जो भी डिमांड थी वो ब्रिटेन वहीं पर कंप्लीट कर रहा था, वहाँ पर उनकी डिमांड को पूरा कर रहा था। अब वो ब्रिटेन जो है इंपोर्ट जो इंडिया में इंपोर्ट हमें करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब इंडियन रेलवे जो थी वो टिस्को की तरफ टर्न हुआ, यानी अब टिस्को से ही वो जो आयरन और स्टील जो था उन्हें लेना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन वहाँ युद्ध में ही वहाँ इन्वॉल्व हो चुका था। अब वो इंडिया में जो एक्सपोर्ट करना चाहता था या कर रहा था वो ख़त्म हो गया, डिक्लाइन हुआ। अब इंडिया में जो आयरन और स्टील की जो ज़रूरत थी रेलवे के लिए या और कुछ अदर प्रोडक्ट्स के लिए या और सर्विसेज के लिए, अब वो टिस्को पर डिपेंड हो गए। अब टिस्को जो है शेल और कैरिज व्हील जो बनाता था, यानी जो गोला बारूद के लिए जो सेल होती है और रेलगाड़ियों के जो पहिए हैं वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और 1919 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यानी कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, 90% स्टील जो था वो टिस्को से ही यूज़ करने लगे थे। यानी अब टिस्को जो है इंडिया की सबसे बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्रीज़ बन चुकी थी, इवन ब्रिटिश एम्पायर में ही। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते ही जो हमारी इंडिया की जो स्टील यानी टिस्को जो थी वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने लगी और ब्रिटिश भी उन पर काफ़ी हद तक डिपेंड होने लगा। उसी तरह से जैसे कि हमने रीड किया था लास्ट में कि कॉटन टेक्सटाइल किस तरह से बढ़ा, यानी सबसे पहले जो इंडिया की टेक्सटाइल थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हुआ तो इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल की जो डिमांड थी वो कम हुई, और धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटेन जो था 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व हुआ तो इंडिया की जो टेक्सटाइल की जो थी डिमांड वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। यानी 1914 की वजह से यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वो स्टार्ट हुई, और दूसरा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, यानी इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट का पूरा मौका मिला फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से, क्योंकि ब्रिटेन उन में इन्वॉल्व हो चुका था पूरी तरह से। यानी जो भी वो प्रोडक्शन करता था वो इंडिया में भेजने की बजाय वहीं पर ही उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था। अब इंडियंस को ज़रूरत थी टेक्सटाइल की, ठीक है, अब वो उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की, और धीरे धीरे फिर जैसे ही हमने आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का भी देखा कि किस तरह से उनकी डिमांड बढ़ती गई, और इस तरह से आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ने लगी थी। ठीक है, अब ये भी कह रहे हैं कि नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था वो भी स्टार्ट हुआ था, इससे इंडस्ट्रियल जो क्लास जो थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी, क्योंकि इंडिया में क्या था कि हमने ये भी कहा था कि गांधी जी का हमने भी रीड किया था, पहले भी रीड किया था कि वो जो फॉरेन गुड्स है उसको का बायकॉट कर रहे थे, और ब्रिटेन वहाँ युद्ध में शामिल हुआ तो इंडियंस जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको पूरा मौका मिला आगे बढ़ने का, कि किस तरह से वो अब ब्रिटेन पर डिपेंड नहीं है, अपना खुद की वो फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और इतना मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो ग्रुप था काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका था।
और धीरे धीरे वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड भी करने लगा था कि हमें इस तरह से प्रोटेक्शन चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज़ चाहिए, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को या कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उन्हें फोर्सली कहें या किस तरह से भी कहें, उन्हें उनकी डिमांड को मानना पड़ा। तो ये था हमारा लेसन कि वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। यानी एक बार रिपीट कर रही हूँ थोरली समरीज की, कि हमने किस तरह से इंडियन टेक्सटाइल के बारे में रीड किया था, वर्ल्ड फेमस था, उनकी अलग अलग डिमांड होती थी, अलग अलग टाइप्स के हमने टेक्सटाइल के बारे में भी रीड किया था, वीवर्स के बारे में हमने रीड किया, और ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल पर क्या असर हुआ था, वीवर्स की कंडीशन किस तरह की बनी थी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो ब्रिटेन उसमें इन्वॉल्व हो चुका था और उसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल को मौका मिला आगे बढ़ने का, कुछ प्रॉब्लम भी आई इंडियन टेक्सटाइल के लिए। फिर हमने रीड किया था टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड यानी वुड स्टील के बारे में कि कितना फेमस था। अब वुड स्टील पर भी यानी टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है उसके हैंडल पर कुरान से रिलेटेड जो वर्ड है वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। हमने स्मेल्टिंग के बारे में भी रीड किया था कि स्मेल्टिंग क्या है, कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम रॉक और सॉइल, यानी रॉक या सॉइल से कोई भी मेटल को प्राप्त करना बाय हीटिंग इट ए वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से सॉइल या उस रॉक्स को मेल्ट करना, जिससे कि वो एक नई जो मेटल है या कोई भी चीज़ है उससे बना सके और उसी चीज़ को दूसरे रूप में भी ला सकें। ये स्मेल्टिंग के बारे में हमने रीड किया था। और फर्नेंसिस यानी जो इंडियन जो आयरन स्मेल्टर थे उनका काम धीरे धीरे कैसे ख़त्म हुआ था, आयरन और स्टील फैक्ट्री जो थी इंडिया में वो कैसे स्टार्ट हुई थी, जमशेदजी टाटा, दोराबजी टाटा और टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वो किस तरह से सेटअप हुई और उसकी किस तरह से इम्पोर्टेंस बढ़ी। यानी 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी जो वो काफ़ी इस्टेब्लिश हुई, वर्ल्ड फेमस हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उस पर डिपेंड हुई और धीरे धीरे इंडिया की जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो ग्रुप था वो स्ट्रॉन्ग बना। ये आपका लेसन था। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।